गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 11 सितंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसके लिए पीटी फैक्ट क्या है उससे भी हम लोग एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा जिससे आप गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। युक्ति आईएएस पर बहुत सी चीज़ें अपलोड कराई जा रही हैं। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.uktias.in पर और संबंधित लाभ ले सकते हैं। जल्द ही हम लोग मैगजीन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग को अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगा। अक्टूबर 2023 से रेगुलर मासिक तरीके से यह आएगा, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसका अधिकतम आप सपोर्ट अपने एग्जाम ओरिएंट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, यूपीएससी बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो सभी का लाभ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज कल चलाया जा रहा है, 70 बीपीएससी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, तो आप उसे ले सकते हैं। आपको 499 में आपको लगभग 250 से प्लस आपको टेस्ट सीरीज होंगे, तो आप उसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ करेंट अफेयर सीरीज के लिए आपको दैनिक जागरण चलाया जाता है, उसके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, तो आप उसमें अधिकतम से अधिकतम लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 का समापन हुआ और समापन के साथ भारत का वैश्विक प्रादुर्भाव आपको देखने को मिलेगा, जहां पर भारत के द्वारा G20 में किए गए नेतृत्व की सराहना सभी देशों ने लगभग किया है। हमारा उन राष्ट्रों के साथ जिसके साथ बेहतर संबंध नहीं होता था, उन्होंने भी भारत के संदर्भ में कुछ सकारात्मक बात की है। तो यह सफल आयोजन भारतीय दृष्टि से रहा और वैश्विक नेतृत्व में भारत की भूमिका को अहम बना देता है। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ राष्ट्रों के बारे में आप जरूर देखना चाहिएगा। जैसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने जो लकीर खींची है उस तक पहुंचना बहुत बड़ी कठिन की बात होगी। हालांकि अगले बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील के हाथों में है, जो अक्टूबर 2023 से लेकर अगले नवंबर तक वो इसका अध्यक्षता करेगा। तुर्कियों ने बोला, अर्थात तुर्की जिसके साथ हमारे राजनीतिक संबंध उतने खास नहीं है जितने अन्य राष्ट्रों के साथ रहे हैं, भारत के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बने तो हमें होगी गर्व की बात। तुर्की ने भी भारतीय समर्थन जाहिर किया है यूएन में, क्योंकि G20 में जिस तरह भारत ने G20 सम्मेलन को राजनीतिक करने से बताया है, राजनीतिकरण होने से बचाया है, और अगुआ राष्ट्र के तौर पर अर्थात उन ग्लोबल साउथ के देशों का अगुआ राष्ट्र के तौर पर इसने विकासशील राष्ट्रों की और अल्पविकसित राष्ट्रों की बात बड़े मंचों पर की जानी चाहिए, इसके लिए जो प्रस्तुतिकरण किया गया भारत के द्वारा उसकी सराहना सभी के द्वारा की गई है। वैसे ही आपको अन्य राष्ट्रों के द्वारा भी बातें की गई है। उच्च विश्व शांति और अमन के लिए भारत ने जो बतौर अध्यक्ष जो अधिकतम है वह किया है, मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि मायनों में सफल रहा है, भारत के नेतृत्व में दिखाया कि ऐसे समय में हम साथ आ सकते हैं जब यह मायने रखता है कि जब विश्व में बहुत सी समस्याएं हैं। इस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा बात की गई और बाइडेन के द्वारा बातें की गई। दिल्ली सम्मेलन में साबित किया कि ग्रुप अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हल कर सकता है। अर्थात स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति यह मानते हैं कि G20 अभी भी प्रासंगिक है। इसे जो बड़े से सवाल इस पर खड़े किए जा रहे थे कि क्या यह वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक होगा या ऐसे ही केवल वार्षिक मंचों के तौर पर इसे उपयोग किया जाएगा। तो इस बार भारत की प्रतिबद्धता आपको व्यक्त की गई है, जिस प्रकार से भारत ने अपना कार्य किया है। देखिए कुछ बातों को याद रखिएगा। इंडोनेशिया में जब यह सम्मेलन गत वर्ष किया गया था, तो आप पीटी फैक्ट पर याद रखिएगा। पिछले वर्ष का पूछ सकता है किस देश के द्वारा किया गया, वर्तमान में G20 सम्मेलन का अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया और भविष्य में अर्थात अगले वर्ष किसके द्वारा किया जाएगा। तो ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा, उसका लास्ट दक्षिण अफ्रीका रहेगा, फिर उसका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जैसे अमेरिका से स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेटिकल आता जाएगा और फिर भारत 2042 में भी हमको जहाँ तक याद आ रहा है 2042 में यह इसकी अध्यक्षता करेगा। आंकड़े देख लीजिएगा, ठीक है ना।
अब याद रखना है इसके अतिरिक्त कि विकासशील देशों में ज़्यादा प्रमुखता से बात की गई ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर न्यायसंगत विचार विमर्श किया गया और सम्मेलन में शामिल वैश्विक नेताओं ने एक स्वर से माना कि भारत जिस तरीके से नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन किया वो अद्भुत है। लूला डी सिल्वा बोलते हैं, जो बातें शुरू में लिखी, जिस स्टेटस को इसने खड़ा कर दिया, भारत ने जिस लकीर को खींच दिया है सफल आयोजन में, वहां तक पहुंचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। जो अगले साल ये काम करेंगे G20 अध्यक्षता के तौर पर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत के विरुद्ध बोलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति जो थे तैयब एर्दोगन, वो भी अचंभित होकर क्या कहते, एक स्वर में भारत की असफलता के अध्यक्ष भूमिका निभाई है और अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनता है तो यह उसके लिए गर्व की बात हुई। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार छोटे मंच है, यूएन तो सबसे बड़ी मंच हुई ना, छोटे मंच पर भारत अगर इतनी प्रतिबद्धता, इतनी जवाबदेहिता के साथ काम कर सकता है तो बड़े मंच अर्थात यूएन में भारत की क्या प्रासंगिकता रहेगी, इसको अभी से ही समझा जा सकता है। उसी तरह हर राष्ट्र के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा अपने अपने वक्तव्य दिए गए हैं। इसको क्या करना है, एक लिस्ट में आपको क्या करना, सीरीज कर लेना है, आगे काम देगा आप लोगों को। जब भी रिश्तों के संदर्भ में बात होगी तो आप इनके संदर्भ को लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि भारत कैसे G20 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उभरा है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर बात की गई है कि भारत के बिना सुरक्षा परिषद अप्रासंगिक है। यह लगातार भारत बोलता रहा है, विभिन्न मंचों पर बोलता रहा है। प्रधानमंत्री वर्तमान G20 समिट में भी वर्चुअली सेशन में प्रस्ताव में यह बात रखी थी और ये सब चीजें की गई थी। लगातार मांग हो रही है और मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले से, कुछ महीनों से बता ही रहा हूँ कि भारत जी आपको यूएन में जल्द ही सदस्यता ग्रहण करने वाला है, क्योंकि सदस्य देश जो है ना, नैतिक जिम्मेवारी उन पर बन रही है कि इतनी चर्चा हो जा रही है ना इस मुद्दे पर कि लोगों को स्वयं मंथन करने की आवश्यकता होगी कि भारत को क्या किया जाए, भारत को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, भारत को कैसे स्थायी सदस्य दिलाया जाए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझिए। फिर स्वयं यूएन के महासचिव, उनके द्वारा भी ये बातें की गई हैं कि भारत को अस्थायी सदस्यता बनाना है, अस्थायी सदस्य के संदर्भ पर उसे शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए सदस्य राष्ट्रों के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? अब ब्रिटेन और इटली की चीन को लगा झटका, जैसे ही भारत ने कनेक्टिविटी के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BR के जरिए अब दुनिया के राज करने की मंशा जो चीन रखता था, उसे अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय देशों के साथ मिलकर बड़ा विकल्प तैयार कर दिया है, जिसमें आप देखते होंगे, कल मैंने इस पर चर्चा भी किया था उसी के संदर्भ में, कि इटली ने क्या किया है, इटली ने BRI वन बेल्ट ओबोर से बाहर निकलने के संकेत दे दिए हैं, इनिशिएटिव से हटने का संकेत दिया है। तो यह प्रथम यूरोपीय कंट्री था इटली जो ओबोर को क्या कहता, ओबोर के संगठन में शामिल हुआ था। तो ये भी आप लोगों को PT फैक्ट पहले भी बताया जा चुका है, फिर से बताया जा रहा है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। क्लियर है ना? सभी G20 पर आजकल बात होगी। हरित जलवायु कोष में ब्रिटेन देगा 2 अरब, तो हरित जलवायु कोष के लिए 100 अरब डॉलर की, 200 अरब सॉरी है ना, उसमें 2 अरब का अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा ग्रीन जलवायु कोष। तो चलिए, कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था, तो PT फैक्ट में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है हरित जलवायु कोष का अर्थ क्या है, ठीक है ना, इसमें कितने रुपए का कोष निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और किन राष्ट्रों को किस रूप से यह मदद करेगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी एक्टिव स्टूडेंट है जरूर लिखिएगा, नहीं तो बाकी लोगों की कहानियां तो छोड़ ही देना है। मैं सब वाच कर रहा हूँ, आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है ना। एग्जाम जब तक है BPSC का तब तक मैं छोड़ रहा हूँ आप सभी लोगों उसके बाद ब्रिटेन कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिंताएं व्यक्त की है, उसको बेहतर तरीके से हम कैसे सुलझा सकते हैं, इस पर चर्चा परिचर्चा की गई, इसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और मजबूत एकजुटता के ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन में मोदी और भारतीय लोग इतने गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए धन्यवाद इनके द्वारा दिया गया। ये सब बातें कटसी की गई है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब है अफ्रीकी संघ ने G20 शामिल होना महत्वपूर्ण कदम बताया है। भारत एक महाशक्ति है, अब चीन से आगे निकल चुका है, ऐसे अफ्रीकी संघ के द्वारा की जा रही है। हालांकि इससे पहले चीन के द्वारा
अफ्रीकी कंट्री में बड़े निवेश किए गए हैं। तो चीन, अफ्रीकी देशों को ऐसा लगता था चीन एक शक्ति के तौर पर उभरा है, पर जैसे जैसे भारत ने अपने प्रभुत्व में, अपने नेतृत्व में जैसे जैसे परिवर्तन लाया है, उसमें लोगों के मंचों में वार्ताएं चेंज हुई हैं। लोगों के द्वारा जो नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की भूमिका है, उसका आकलन के स्वरूप को बदला है। इसी के लिए अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष है आजिली ओसोमानी, याद रखिएगा, उन्होंने भारत की दुनिया में 5वीं महाशक्ति है, इस कारण अफ्रीका ने भारत के लिए पर्याप्त जगह है। अफ्रीकी संघ G20 परिवार में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री को क्या कहा, धन्यवाद ज्ञापन किया है। उसके बाद भावुक होकर उन्होंने कहा कि वास्तव में हमने सोचा था कि इस पर बहस होगी और फिर कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन शिखर सम्मेलन के शुरुआत में ही ये घोषणा कर दी कि हम इसके सदस्य हैं। यह कहीं ना कहीं भारतीय नेतृत्व का ही परिचायक है, जो इतने लंबे समय से, 1 साल से वार्ताएं कर रहा है, आपसी समझ विकसित कर रहा है। तो आराम से किसी ने भी इसका विरोध प्रदर्शन व्यक्त नहीं किया और सभी देशों ने अफ्रीकी संघ पर अफ्रीकी संघ के शामिल होते ही भारत के नेतृत्व को पहचान पाए। ये सब चीज़ें बात की गई है। तो अन्यथा यह होता है, देखिए, स्वयं अफ्रीका के जो महासचिव है, अध्यक्ष है, वो ऐसा मानते कि अभी इस पर G20 में बहस होती, लंबा वक्त लगता, तो जाके, क्योंकि पिछले वर्ष ही इसे शामिल करने की चर्चा परिचर्चा हुई थी और इस वर्ष वो शामिल भी हो गया। तो यह कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ रहा है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है भारत, इसे भी तो कहीं ना कहीं एक काम आपको देगा। क्लियर है। अब एक जाम्बिया के जो राष्ट्रपति, उनके द्वारा भी कुछ बातें की गई है, ठीक है ना। तो सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष का नाम आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न में आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करता हूं। देखिए, ये तो चलिए कोई बात नहीं है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। अब आइए यहाँ पर भारत की समृद्ध संस्कृति को दिखी झलक G20 में। तो पीटी फैक्ट के तौर पर भी आपको याद रखना है, जो भी इसमें यूज दिखाया गया, जैसे कोणार्क मंदिर है, उसे नालंदा विश्वविद्यालय, नटराज की मूर्ति, ऋग्वेद की पांडुलिपियां, भीमबेटका की गुफा की तस्वीरें उल्लेखित की गई थी, जहां पर आपको देखने को मिला होगा। तो सभी के बारे में कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिएगा। कोणार्क मंदिर किस राज्य से संबंधित था, किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया है, और कल ही इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, यह किस सदी में स्थित कार्य करता था, इसे किसने समाप्त किया, विध्वंस किया, जला दिया था। साथ नटराज मूर्ति की प्रासंगिकता क्या है, ऋग्वेद की पांडुलिपि, भीमबेटका का क्या पहचान है, सभी के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतना ही करते चलिए, सिलेक्शन जरूर होगा। अब पाणिनि की अष्टाध्यायी का जो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसको भी शामिल किया गया था। ऋग्वेद की पांडुलिपि, सूर्य द्वार, मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफा को क्या किया गया था, एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। हाँ, अब इसके अतिरिक्त अमेरिका के चार्टर ऑफ फ्रीडम की प्रमाणित मूल प्रतियां, चीन से फहुआ ढक्कन वाला जार, फहुआ याद रखिएगा, ब्रिटेन से मैग्ना कार्टा की दुर्बल प्रतिकृति, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा की डिजिटल तस्वीर, इंडोनेशिया के बाटिक सरोंग कपड़ा, ब्राजील के राष्ट्रीय संसद का मॉडल, अर्जेंटीना के पोचो आदि का प्रदर्शन भी किया गया था। कनाडा के सी मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन मास, यूरोपियन संघ का विज्ञानी मेरी क्यूरी की कांस्य प्रतिमा, जर्मनी के वॉक्सवैगन ऑर्बिटल के लघु प्रतिकूल आपको यहाँ पर प्रतिस्थापित किए गए। तो सभी को थोड़ा पीटी फैक्ट तरीके से रख लीजिएगा। या तो G20 में विभिन्न देशों के भूमिका की बात की जाएगी, भारतीय नेतृत्व कैसे उसको स्थान दिया, तो इसको भी आपको उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करती, किन राष्ट्रों की प्रतिमाओं को, कलाकृतियों को मंडप में क्या किया गया, स्थान दिया गया, तो उनके सह अस्तित्व को समझा गया। तो इन सब चीजों को आपको समझना है, आगे बढ़ना है। क्लियर है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को है धन की किल्लत, जो इसके IMF प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टिलाना जिजावा, उनके द्वारा जार्जीवो, उनके द्वारा ये बातें की गई है कि अब है ना, जो देश उनको डोनेट कर रहे हैं, अर्थात कोटा के बारे में पुनः विचार करना चाहिए
और इसके लिए निर्णय लेना चाहिए। देखिए, साथ ही इन्होंने आग्रह भी किया कि जो 100 अरब का जो डॉलर बनाया जा रहा है पर्यावरण कोष के बारे में, उसको सभी देशों को मदद करनी चाहिए। हरित जो विकास योजना की बात करता है ना, हरित पर्यावरण कोष की जो बात की गई 100 अरब डॉलर की, तो उसके लिए सहयोग की भी बात इनके द्वारा की गई है। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब और भी बातें की गई है बहुपक्षीय बैंकों में सदस्य बनाने के लिए, सब चर्चा की गई है। इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए नीचे हम लोग डायरेक्ट आएंगे। अब पॉलिटिकल न्यू व्यूज है सभी। अब देखिए, इस पर मैं लगातार आप लोगों को बातें भी बताया था, एक सोच बताया था इंडिया के बारे में, लेख भी आ चुका है। तो हिंदी में अनुवादित प्रति के अनुसार संविधान में यह प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी में लिखा है, किंतु साथ ही हिंदी में भी इसके प्रति तैयार की काम जारी किया, इसकी प्रासंगिकता को समझा। संविधान के 22 भाग में जो कमेंसमेंट अथॉरिटी टैक्स इन हिंदी रिपब्लिक शीर्षक में कहा गया, जो 294(4) के प्रविधा में राष्ट्रपति की अनुमति और अधिकार से संविधान में हिंदी का अनुवाद किया जा सकता है। हिंदी के संदर्भ में इसकी वर्णित की जा सकती है। 394 के संदर्भ में बातें की गई है। तो इसको लेकर आप थोड़ा सा पीटी फैक्ट देख सकते हैं, ठीक ना। भारत के संदर्भ में बातें की गई, भारत में कैसे हम स्व पहचान कर, लोकल टू ग्लोबल के बारे में आपको यहाँ से पीटी फैक्ट प्राप्त हो सकता है। इसे एक बार देख लीजिएगा। संविधान सभा में क्या कहा गया था, कौन किसके पक्ष में था, इस पर मैं एक बार पहले भी मैं चर्चा कर चुका। गोविंद वल्लभ पंत का क्या विचार था, कैसे वो भारत का नामकरण करना चाहते थे, इसके बारे में सीधी परिचर्चा की गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब भारत ने संभव कर दिखाया। देखिए, कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। भू राजनीतिक संकटों के समाधान में बने अंतर्राष्ट्रीय मंच हासिल नहीं कर पा रहे थे। जो G20 के संदर्भ में बातें की जा रही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने कुछ नहीं कर पाया। आम सभा जैसे मंचों के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित न हो पाने कारण निष्प्रभावी रहे। इसलिए भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न G20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कुछ दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी घोषणा पत्र पर सहमति बन जाएगी और निर्विरोध सहमति बनेगी। चीन के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में नहीं शामिल, हालांकि उनके प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। चीन की मंशा भारत का खेल बिगाड़ने की है, परंतु भारतीय राजनीतिक ने कौशल और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के भारत के बढ़ते कद के असंभव को संभव कर दिखाया। दिल्ली घोषणा पत्र के पहले ही दिन आम सहमति जुटाकर भारत ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया। इसलिए अमेरिका राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय शिखर वार्ता में एक दावेदारी समर्थन के साथ दोहराया। ये सब बातें की गई है। अब ध्यान रखना है कि आगे क्या हुआ है। जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मुताबिक सभी देश किसी न अन्य देश के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी बल प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही परमाणु हथियारों के प्रयोग में अपनी धमकी को अस्वीकार भी, ये सब बातें की गई है। रूस और यूरोप के देश यूक्रेन के युद्ध हो रहा है कहने और हमलावर के नाम न लेने से नाखुश है, परंतु यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका, नाटो, रूस से जो है चीन के बीच तनाव के माहौल उभरे हुए हैं। ये सब बातें चर्चा परिचय बिना भी नाम लिए बिना ऐसे घोषणा पत्र पर रूस और चीन की सहमति जुटाना किसी ऐतिहासिक उपलब्धि का कम नहीं है। बातें की गई थी कि हम क्या बात करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता की बात करेंगे, संप्रभुता की बात करें, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करेंगे और परमाणु हथियार के प्रयोग की बात न करेंगे। ये सब घोषणा पत्र में कर लेना कहने का अर्थ है कि यह डायरेक्ट, और मैंने कल भी बताया था कि इनडायरेक्टली रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर यह जो घोषणा पत्र है उसमें बातें की गई है। तो आपको यह समझना होगा कि डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्टली उन मुद्दों को उठाया गया जो सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है। जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता सभी को चाहिए, क्षेत्रीय अखंडता सभी को सुरक्षित होना चाहिए, संप्रभुता के प्रश्न पर कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, संप्रभुता सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको परमाणु हथियार प्रयोग या प्रयोग की धमकी को अस्वीकार किया जाना चाहिए, आपको स्वनियंत्रण बनाए रखना चाहिए।
तो इन सब सारे मुद्दे सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, परंतु यह इंगित किसको कर रहा है? वर्तमान में रूस और यूक्रेन के युद्ध में ऐसी घटनाएं मिली हैं, तो इसके संदर्भ में घोषणा पत्र को दोनों राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा रजामंदी कर लेना एक अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाती है। दूसरी ओर 55 देशों का जो संगठन है अफ्रीकी संघ, G20 की सदस्यता दिलाकर इसे G21 में बदल देना भावी विकास और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अफ्रीकी जो संघ है सदस्य G20 दक्षिणी देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगा, ये सब बातें करेगा। अब ध्यान रखिएगा, G7 देश, यूरोपियन संघ 25 देशों के साथ तुर्कियों के मिला उत्तर भारी पड़ा। अफ्रीकी देशों की सदस्यता बढ़ी, वैसे चीन सब बातें ये सब लगातार हो रही है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह की जाएगी कि भारत अब वैश्विक नेता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखने लगा है, और यह दो राय नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी सुरक्षित दावेदारी को और भी सुनिश्चित करेगा। तो जल्द ही यूएन में भारत की सदस्यता के लिए चर्चा परिचर्चा होगी, क्योंकि यह नैतिक जिम्मेदारी बना रही है, और भारत का नेतृत्व जो स्थापित किया गया G20 सम्मेलन में, जो सीमा तक निर्धारित कर दिया गया है स्केल को, उसे बनाए रखना भी आगामी जो अध्यक्षता है उनके लिए, अध्यक्ष देशों के लिए यह प्रश्नचिन्ह रहेगा कि आप क्या उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाते या नहीं कर पाते। जो भी मुद्दे ग्लोबली उठाए गए हैं उसके लिए समझने का प्रयास कीजिए कि आने वाले समय में यह निर्णायक बनने वाले, क्योंकि इससे देश की सभी देशों की विदेश नीति प्रभावित होगी और बदलाव होंगे, जो सकारात्मक रूप से आपको वैश्विक तरीके से हमें एकजुट करता है, ग्लोबली हमें एक साथ लाता है और हमें एक परिवार के रूप में बांधता है। क्योंकि मैंने कभी, आप लोग को याद होगा, मैंने पहले बोला था कि भू राजनीति कूटनीति सभी ठीक है, पर उससे पहले लोगों को मानवीय व्यवहार सीखना होगा। कभी याद आया मैंने जो बातें की थी कि मानवीय व्यवहार इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें सभी राष्ट्रों को मानवाधिकार के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा करनी होगी, हमें क्षेत्रीय अखंडता के संदर्भ में अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। ये सब बातें मैंने लगातार कहा है, तो ध्यान रखिएगा, संदर्भ यही है। कुल मिलाकर बात है कि G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा। उसका अग्रिम जो भी है चीज़ें आपको नोट्स अपडेट कर दिए जाएंगे, तो आप जरूर बने रहिए युक्तियाँ इसके साथ। जल्द ही हम लोग मैगजीन भी आप लोग के लिए ला रहे हैं, तो वेट कीजिएगा और हम जल्द से जल्द सभी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।